हाय एवरीवन, तो स्वागत है जी आपका नेक्स्ट वाली वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे। तो एक्चुअल में बात यह है कि जर्मनी के ना स्टूडेंट वीज़ा के रूल्स थोड़े से चेंज हो गए हैं। जैसे कि पिछली वाली वीडियोस में हमने बात कर ली थी फुल टाइमर्स के बारे में, और स्टूडेंट के वीज़ा में भी वीज़ा के बारे में भी मैंने थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि कैसे कैसे आपने अप्लाई करना है और क्या क्या थोड़ा बहुत हो गया, कैसे आपने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, कितना टाइम पीरियड लग जाता है। तो एक्चुअल में ना यहाँ पर थोड़े स्टूडेंट वीज़ा के रूल्स चेंज हो गए हैं और थोड़े से स्ट्रिक्ट हो गए हैं और थोड़े से हो गए कॉस्ट आपकी थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी उसमें, ठीक है। तो उसके बारे में हम इस वाली वीडियो में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं इस वाली वीडियो को। तो जी, अगर आप जर्मनी आने के बारे में सोच रहे हैं और अगर मान लो आप +2 में हो या बैचलर्स में हो, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या क्या रूल्स चल रहे हैं। अगर आप थोड़ी बहुत ही रिसर्च करते हो तो मैंने सोचा आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर कर दूँ, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे ना, थोड़े से रूल्स स्ट्रिक्ट हो चुके हैं अब। तो क्या हो गया रूल्स में, जैसे कि अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करते हैं ना, अगर आपने पीछे थोड़ा पढ़ा हो या आपके कोई फ्रेंड्स यहाँ पे आए हुए हैं, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे MOI भी एक्सेप्ट हो जाती थी यूनिवर्सिटीज़ में। MOI का मतलब हो गया मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर मान लो आपने इंग्लिश मीडियम में आपने स्टडी करी हुई है, फॉर एग्जांपल 10th में, +2 में, या आपने बैचलर्स करी हुई है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, ठीक है, और इंग्लिश में आपके मार्क्स +2 में अच्छे थे, मान लो अबाउ 70% या 80% थे, तो MOI भी एक्सेप्टेबल थी। लेकिन अब ये बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब आपके पास आइल्स, टोफल या फिर जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए, गोएथे सर्टिफाइड, ठीक है। और MOI ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और PTE भी नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस आ गई है। और क्या क्या आ गई है, आइल्स में आपको मिनिमम बैंड चाहिए 6 में भी अब आपका क्या हो गया है, रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, क्योंकि इनको ना बहुत अच्छे बच्चे चाहिए, इनको स्किल्ड बच्चा चाहिए है, ठीक है। इनको वो नहीं चाहिए जैसे मान लो कनाडा में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है कि उनको वर्कर्स की ज़रूरत है। इन्हें वर्कर्स की तो ज़रूरत है, लेकिन इनको ना स्किल वर्कर्स की ज़रूरत है। जैसे कि मान लो आपने अगर इनका कभी डेटा उठा के देखा ना, तो ऑटोमोबाइल हो गया, IT में हो गया, इनके पास इतनी वैकेंसीज़ खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन इनको बंदे नहीं मिल रहे वहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनको ना स्किल वर्कर्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या चाहिए, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आ रहे हो, सबसे पहले बात आती है रूल्स चेंज में। रूल्स चेंज में क्या हुआ है, अगर मान लो आपने +2 करी है इंडिया में, तो +2 के बाद पहले क्या होता था, सीधा बैचलर्स के लिए आ सकते थे, लेकिन अब ये बिल्कुल चेंज हो चुका है। एक इन्होंने ना टेस्ट AS इंट्रोड्यूस कर दिया। उसमें क्या होगा, उसमें आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब होगी इंडिया में, ठीक है, तो उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, थोड़े से आपके +2 के वो होंगे, सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। 110 मिनट का ये टेस्ट होता है। इसमें सब्जेक्टिव भी होता है और ऑब्जेक्टिव भी होता है, ठीक है। दोनों आपका टेस्ट होगा, उसमें आपका पास होना बहुत ज़रूरी है अगर आपने बैचलर्स में आना है खासकर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मास्टर्स के लिए। मास्टर्स के लिए क्या हो गया है, यहाँ पे अब लॉन्च हो चुकी है APS स्कीम। APS स्कीम में क्या होता है, वो सारे आपके सर्टिफिकेट को ना सर्टिफाई करेंगे, ठीक है, कि जेन्युइन है कि नहीं है। आइल्स हो गया, DMCs होगी, आपकी ओरिजिनल डिग्री होगी बैचलर्स की, +2 की, ठीक है। उसमें वो देखेंगे कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है कि नहीं। मान लो वर्क एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस में लोग क्या करते थे, फेक वर्क एक्सपीरियंस दिखा देते थे अपना। मान लो किसी का गैप है ना 3 साल 4 साल का, तो वो क्या करते थे, वो अपना ना गैप फुलफ़िल करने के लिए फ़ेक अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट कराए थे एम्बेसी में, और उनको वीज़े मिले भी हैं पीछे भी, ठीक है। ये रिपोर्ट भी आई है, जोन सी मुंबई में इनकी हेडक्वार्टर्स है ना जर्मन एम्बेसी का, वहाँ पे आई है कि 25% इंडियन जो हैं वो अपने फ़ेक डॉक्यूमेंट सबमिट कराते थे हमारे पास, ठीक है। इस करके इन्होंने ये वाली स्कीम लॉन्च करी है ताकि फ़ेक डॉक्यूमेंट्स को हटाया जा सके, सिर्फ जेन्युइन बच्चा ही यहाँ पर आ सके, ठीक है। और उन्होंने इतने पुलिस कंप्लेंट्स भी उन्होंने फ़ाइल करी है इन्हीं लोगों के खिलाफ जो उनसे कंसल्टेंट्स होते हैं, ताकि कोई भी जेन्युइन बच्चे को ना रोका जा सके। एक्चुअल में क्या होता था, जो उनसे फेक कंसल्टेंट होते थे ना, उन्हीं के चक्कर में जेन्युइन बच्चे भी अपने वीज़े नहीं ले पाते थे, ठीक है। उसको रोकने के लिए इन्होंने ये वाली स्कीम चलाई है, ठीक है। इससे आपका फ़ायदा ये होगा, सबसे पहले तो जेन्युइन बच्चे का इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जेन्युइन बच्चे ने तो देखो पहले भी आना था, उसने अब भी आना है, लेकिन इससे दिक्कत ये आएगी कि उसके ना 18,000 रुपये फ़ीस है और आपको वो देने हैं 18,000 रुपये आपने उनको सबमिट कराने हैं। वो आपको देंगे 5 सर्टिफिकेट्स। 5 सर्टिफिकेट्स का मतलब हो गया 5 यूनिवर्सिटीज़ में ही आप सिर्फ अप्लाई कर सकते हो, 6ठी में आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो वो सोच समझ के आपने इन वाले सर्टिफिकेट्स का यूज़ करना है पूरा। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है पिछली वाली वीडियोस में, .DE वेबसाइट है अगर आपने पब्लिक में आना है, ठीक है। प्राइवेट तो आजकल भी आप ऑफ़र लेटर आपको बहुत जल्दी वो दे देती हैं, हफ्ते में 10 दिन में, क्योंकि आपको पता है कि उनको तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फ़ीस से मतलब होता है, ठीक है। अगर आपने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आना है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आपने बहुत सोच समझ के आपने करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको थोड़ा सा क्राइटेरिया बताता हूँ जो लगभग सारी यूनिवर्सिटीज़ में वैलिड होगा, ठीक है। 70% आपके मार्क्स होने चाहिए +2 में या बैचलर्स में, ठीक है। 70% आपके होने चाहिए और अबाउ 6
आपका होना चाहिए आइल्स में स्कोर, या फिर B1 या B2 आपका होना चाहिए जर्मन में, या फिर टोफल में आपका अच्छा स्कोर होना चाहिए। सारे बच्चे आजकल आइल्स ही करते हैं, तो आइल्स को ही हम कंसिडर करते हैं। 6 अबव आपके बैंड होने चाहिए और 70% आपका अबव होना चाहिए डिग्री में, बैचलर्स में, ठीक है। तभी आपके थोड़े बहुत चांस हैं कि आपका पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में हो सकता है। और इसका फ़ायदा ये हो गया कि अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में आते हो इस वाले जेन्युइन तरीके से, ठीक है, यहाँ पे इतनी जॉब्स हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे ना इनको वर्कफोर्स नहीं मिल पा रहा है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जेन्युइन बच्चे हैं ताकि हम उन्हें आगे जॉब्स प्रोवाइड कर पाएँ। वो ये ना हो कि बच्चा आगे किसी और काम में लग जाए, या फिर मान लो यूरोप में जैसे आपको पता है कि सारे कंट्रीज़ जो हैं इंटरकनेक्टेड हैं आपस में, ठीक है, कि वो वाले बच्चे हैं दूसरी कंट्रीज़ में वो चले जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि हमारे पास जेन्युइन बच्चा है, वो यहीं पर रहे, यहीं पर हमारे पास काम करे ताकि वो इनको टैक्स प्रोवाइड करे, ठीक है। जेन्युइन बच्चे के लिए तो मैं समझता हूँ, देखो उसके लिए कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता जौन सा बच्चा जेन्युइन है, जिसने मान लो अच्छे स्कोर किया हुआ है, उसने आइल्स भी करनी है, उसने पहले भी सारा कुछ यही करना था, उसने अब भी यही कुछ करना है, ठीक है। उसके लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत पड़ेगी जौन से कंसल्टेंट हो गए, जौन से कंसल्टेंट की मान लो सेटिंग्स होती थी बैंक्स में, वो ब्लॉक अकाउंट नकली प्रोवाइड कर देते थे, या फिर मान लो वो बच्चों को ऐसे कहते थे कि यार तुम अपने डॉक्यूमेंट, चलो हम तुम्हारा काम करा देंगे, प्राइवेट में एडमिशन ले लो। लेकिन अब वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। प्राइवेट में आज भी कई ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको एडमिशन दे देंगी, लगती है 8,000 यूरो से लेके 20,000 यूरो तक उनकी फ़ीस चली जाती है। तो आप खुद सोच के देखो, 11,208 यूरो का तो आपका हो गया ब्लॉक अकाउंट, तो वो आज की डेट में कितना बनेगा, मतलब 8.5 लाख हो गया, ठीक है। 8.5 लाख या फिर 9 लाख आप उसको काउंट कर लो, ठीक है। और अगर आप प्राइवेट में आ रहे हो तो करते करते आपका ये पहुँच जाएगा 20 लाख तक, जब आपके पास पब्लिक यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है यहाँ पे फ्री में आने के लिए, ठीक है। तो आप क्यों उसको कंसीडर करोगे। और सोच के देखो ना, जब आपके 70% अबव हैं, आपके बैंड्स भी अच्छे आ गए, आपके पास APS के सर्टिफिकेट भी आ गए, ठीक है, कि आप जेन्युइन बच्चे हो, आपका सारा कुछ सर्टिफाई हो चुका है, ठीक है। तो आप पब्लिक में अप्लाई करो, और पब्लिक में ना देख समझ के अप्लाई करो कि जो सी डाट डोडी है ना, बारी बारी उसमें सारी वेबसाइट्स खोलो, अपना कोर्स सिलेक्ट करो, ठीक है। और उसके बाद अगर आपकी कोई मान लो सिटी की प्रेफरेंस है, आप उसमें अपनी सिटी को सिलेक्ट करो। फिर उसमें आप देखो कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने TU बर्लिन या आपने TU म्यूनिक को सोच के देखो, अगर आपने सेलेक्ट करा तो उसमें देखो आप क्या उनकी रिक्वायरमेंट है। अगर आपके 6 बैंड हैं और वो आपसे 6.5 या 7 बैंड्स की डिमांड कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी आप उसमें अप्लाई ना करो। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपका रिजेक्शन आएगा। यूनिअसिस्ट के थ्रू एक पोर्टल है यहाँ पे, जिसके थ्रू आपने अप्लाई करना है। 90% जो सी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, वो यूनिअसिस्ट पे शिफ्ट हो चुकी हैं, और आजकल प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी यूनिअसिस्ट के ऊपर शिफ्ट हो रही हैं, ठीक है। उनका काम ये होता है कि बच्चे का सर्टिफाई करना कि ये बच्चा जेन्युइन है। अब ये बच्चा ना 2 टाइप से सर्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। एक तो APS के थ्रू हो जाएगा, एक हो जाएगा यूनिअसिस्ट के थ्रू। तो इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखा है। जब भी आपने कोर्स की सिलेक्शन करनी है, बहुत देख समझ के आपने कोर्स की सिलेक्शन करनी है। अगर एक बार आपका ऑफ़र लेटर आ गया, सोच के देखो किसी भी यूनिवर्सिटी से, पब्लिक से आ गया, और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, तो 100% ये गारंटी है कि आपका वीज़ा भी आएगा ही आएगा, क्योंकि आपके पास हर चीज़ है। कोई सी भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके पास किसी चीज़ में कमी हो। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले आपके पास ना कोई जजमेंट करने का कोई तरीका नहीं होता था कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं कि नहीं। जो आपको कंसल्टेंट कहता था वही चीज़ हम पूरी कर लेते थे, या मान लो हम अगर कंसल्टेंट के बिना भी आ रहे हैं, या फिर मान लो मैं अपने आप भी अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे को पता नहीं होता था कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए या नहीं चाहिए। अब मान के देखो, अगर मैंने पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, ठीक है, मेरे पास ऑफ़र लेटर भी आ गया, मेरे पास मेरी सारी DMCs भी हैं, मेरे पास APS भी है, हर चीज़ है, मेरा ब्लॉक अकाउंट भी ओपन हो चुका है। अब मेरे को किसी भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, और उनके पास कोई रीज़न भी नहीं होगा आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करने का, ठीक है। तो आपका वीज़ा आएगा ही आएगा, 100% आएगा। तो ये सारा प्रोसेस है जो अब बिल्कुल चेंज हो चुका है, ठीक है। इससे ये चीज़ है कि जो सा APS है ना, वो थोड़ा जेब के ऊपर देखो हमारे भारी पड़ेगा, क्योंकि उसकी 18,000 रुपये फ़ीस है इंडिया के हिसाब से, और उसमें सिर्फ आपको मिलेंगे 5 सर्टिफिकेट। 5 सर्टिफिकेट में उसमें ना थोड़ी सी लिमिटेशन होती है कि आप कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जेन्युइन बच्चे के लिए वो भी नहीं है कोई दिक्कत, क्योंकि आपने देख समझ के सारा कुछ अप्लाई करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रॉपर आप अपने कोर्स की सिलेक्शन करो, देखो वो कोर्स आपसे मैच हो भी रहा है कि नहीं। सोच के देखो, अगर आपने बैचलर्स जो से आपने की है, BTech की हुई है पीछे, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में, और अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो ऑटोमोबाइल में, वो आपका वीज़ा नहीं आएगा, ठीक है। आपको रेलिवेंट ही अपने कोर्स की सिलेक्शन करनी है, तभी आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ेंगे। एक चीज़ का और आपने ध्यान रखना है, अगर आपने कभी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करना है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके 6 बैंड्स ही हों, ठीक है। कंसल्टेंट आपको कुछ ही बोलेगा कि 5.5 पे हो जाएगा, लेकिन क्या फ़ायदा उसका कि आगे जाके आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल आ जाए, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है। किसी भी कंसल्टेंट की आपने बातों में नहीं आना, खुद आप यूनिवर्सिटी खोलो, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाओ, चाहे वो प्राइवेट है या पब्लिक है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक को हमने प्रेफरेंस देनी है, उसके बाद
मान के देखो अगर आपका पब्लिक में नहीं बन रहा तब आप प्राइवेट में जाओ, लेकिन प्राइवेट के भी आप कंसल्टेंट की बातों में आपने नहीं आना। आप प्रॉपर अपनी इवैल्यूएशन करके खुद अपने आप जजमेंट करके तब आपने अप्लाई करना है प्राइवेट में। और एक चीज़ का ध्यान रखना, कोर्स आपने बिल्कुल भी अपना चेंज नहीं करना। अगर आप फाइनेंस के हो तो आईटी में आ जाओ, आईटी के हो तो ऑटोमोबाइल में आ जाओ या किसी और कोर्स में चले जाओ, ठीक है। वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस 99% हो जाते हैं इस केसेस में, ठीक है। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। अपना कोर्स आपने रेलिवेंट ही रखना है। जो आपने बैचलर की है उसी के लिए आपने मास्टर में आना है, मास्टर किया तो आगे अगर आपने पीएचडी के लिए आना है तो आपने सेम अपना कोर्स की सिलेक्शन रखनी है। प्लस टू के बाद मान लो आपने नॉन मेडिकल किया है या मेडिकल किया है, तब भी आपने कोर्स सिलेक्शन का आपको पता होगा कि आपने तब भी उसमें ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपने नॉन मेडिकल में किया है तो इंजीनियरिंग या मेडिकल में आप आ सकते हो, इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। होप करता हूँ कि आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस वाली इन्फॉर्मेशन के बारे में ना मैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहा था और मैं देख रहा था कि अगर किसी ने वीडियो शेयर करी है तो मेरे को तो कोई ऐसी वीडियो मिली नहीं कि जिसने ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करी हो। अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए इसी के बारे में या किसी और टॉपिक के बारे में तो आप नीचे मेरे को कमेंट कर दो और आप मेरे को फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में।